Last 10 minutes I will dedicate to circular permutation. Okay, and the question based on circular permutation. Remember this thing. तो आज मैं अपना सिलेक्शंस उठाऊंगा, कॉम्बिनेशन उठाऊंगा, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि लास्ट की जो 10 मिनट है आई विल डेडिकेट टू दैट. ओके, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि देयर इज अ वर्ड सक्सेस जो मैंने आपको दिया हुआ था, SUCCESS. दिस इज द वर्ड सक्सेस. और इसको क्या करना है, इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड and then put in a dictionary fashion. Do you understand? Arranged alphabetically. Okay, what will be the position of the word success? सबने किया होगा ये, ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था सर ये किस तरीके से कीजिए, शॉर्टकट मेथड से कीजिए, और शॉर्टकट मेथड में शायद किसी को प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ बच्चों को, ठीक है. तो जरका यू हैड एन इशू. ओके, वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग ऑफ द वर्ड. कौन सा वर्ड, सक्सेस, एंड arranged alphabetically. Then what is the position of the word success? What is the position of the word success? I hope ये किया हुआ है आप लोगों ने. Most of you might have done this. Okay, but मुझे तब भी दिखाना है. देखिए हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड से दिखाएंगे, क्योंकि आपका जो ट्रेडिशनल वे है आपने वो करा होगा, है ना, सबने किया है वो. एक बार बता दीजिए मुझे, क्या सबने किया वो? Did you do this assignment? Yes or no? मुझे ऐसे सक्सेस दिया हुआ है, उठा के हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं. जब मैंने इसकी नंबरिंग करी, ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, सी, तो इसको भी 1 दिया, इसको भी 1 दिया, ठीक है, इतना क्लियर. उसके बाद आपका ई आएगा तो उसको 2 दिया. उसके बाद आपका एस आएगा तो इसको 3 दिया, इसको 3 दिया, ये भी थर्ड रैंक पे, ठीक है. पहली रैंक सी को दी, उसके बाद अल्फाबेटिकली देख रहा हूँ, उसके बाद यू को क्या किया, यू मेरा फोर्थ बन जाएगा. इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इन सबको गोल मार रहा हूं मैं. अब देखिए इसके बाद मैंने क्या कहा था, व्हाट डिड आई से, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने एस को लिया, एस को लिया, और एस के राइट साइड पे देख रहा हूं कितनी रैंक इससे ऊपर है. ऊपर मतलब हो गया इससे छोटी रैंक्स, ठीक है. आप बड़ी मतलब ज्यादा रैंक जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो उसका मतलब हो गया छोटी रैंक, मतलब ज्यादा का मतलब हो गया इससे अच्छी रैंक. डू यू अंडरस्टैंड? सो मतलब ये है 3 के ऊपर कौन सी रैंक है, 2 होती है, 1 होती है. आई बात समझ? वही चीज चेक करना है. तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एस को पकड़ लिया और उसके राइट साइड पे देखा कितनी रैंक इससे ऊपर है. आपने बोला 1 2 3, ठीक है. और आपका कौन आ जाएगा, आपका आ गया, आपकी कितनी रैंक्स आ गई, 3 रैंक्स ऊपर आ गई. तो आपने इसके नीचे क्या लिखा, आपने इसके नीचे 3 लिखा. लेकिन यहाँ पे और पिछले वाले वर्ड में एक फर्क है, यहाँ पे रिपीटिशंस हो रहे हैं. किसके हो रहे हैं, देखिए सी के 2 हो रहे हैं, तो आपने डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल किया. लेकिन एस भी तो रिपीट हो रहा है, एक तो ये 2, इंक्लूडिंग द वर्ड इटसेल्फ. आपको वर्ड को भी इंक्लूड करना है कि यहाँ पे देखिए कितने एस थे, एस के राइट साइड पे आपने देखा एक तो 2 रिपीट हुए और एस खुद यानी 3 फैक्टोरियल. यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ठीक है, हो गया. अब इस पे चलते हैं हम, जरा यू पे आ जाइए, यू पे आ जाइए. यू के राइट साइड पे कितनी रैंक्स ऊपर है, आपने बोला सर 1 2 3 4 5, 5 रैंक्स ऊपर है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5 लिखा, डिवाइडेड बाई. अब जरा देखिए यू के राइट साइड पे देखना है, यानी यू के राइट साइड पे देखना है, यू के राइट साइड पे देखा 5 रैंक्स है. रिपीट क्या क्या हो रहा है, आपने बोला ये 2 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और ये 2 रिपीट हो रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड? तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है. सिर्फ पहले वाले में 3 फैक्टोरियल इसलिए बिकॉज यू हैव टू इंक्लूड एस, क्योंकि 3 बार एस आ गया. इज इट क्लियर? उसके बाद जरा सी के आगे देखिए, सी के आगे तो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो मैंने 0 लिखा. इसके आगे राइट साइड पे कोई रैंक उसके ऊपर नहीं है तो मैंने 0 लिखा. इसके आगे कोई रैंक ऊपर नहीं है ना, क्योंकि इसके राइट साइड पे 0 0 है. इसके उस राइट साइड पे 3 है, वो इससे बड़ी रैंक है, और ये तो ऑलरेडी लास्ट पे है तो ये कुछ नहीं आ जाएगी. तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा. मैंने बोला यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 0 फैक्टोरियल. यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1 फैक्टोरियल. यहाँ पे लिखूंगा 2 फैक्टोरियल. यहाँ पे लिखा 3 फैक्टोरियल. इसके नीचे लिखा 4 फैक्टोरियल. इसके नीचे लिखा 5 फैक्टोरियल. इसके नीचे लिखा 6 फैक्टोरियल. करेक्ट है? करेक्ट है? सबको समझ आ रहा है ना? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है. तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा पहला वाला 3/2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, देन प्लस 5/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल.
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ। देखो जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो सारा जीरो आना है, तो आपका आंसर इतना ही आना है। लेकिन आपको +1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रैंक देखनी है इसकी। और रैंक क्या होती है, मैंने आपको यही चीज बताया था। ये जो आपका दे रहा है, दिस गिव्स यू द नंबर ऑफ लेटर्स विच आर अबोव सक्सेस इन डिक्शनरी। सो इफ यू हैव टू फाइंड द रैंक, जैसे मैंने आपको बोला आपके ऊपर जो है 5 बंदे हैं, आपकी जो रैंक है, आपसे ऊपर 5 बंदों की रैंक है, तो आपकी रैंक क्या होगी, 5+1, आप 6th नंबर पे होगे। वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, यही ट्रेडिशनल मेथड में भी है, यही यहाँ पे भी है। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपने इसको जब सॉल्व किया तो क्या आ गया आपका आंसर, आपने बोला ये 3 हो गया। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, ये 2 लिखा मैंने, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा मैंने, शाबाश, यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, है ना। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यहीं पे कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा 3। ठीक है, समझे या नहीं समझे। प्लस अब इधर देखिए, ये बन गया 5 / 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल इज 4, बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2। और यहाँ पे आपका 5 फैक्टोरियल जो है किसके बराबर होता है, 120 के बराबर होता है। ये गया 30 से, तो ये बन गया आपका 150। और यहाँ से ये कितना आ गया, ये हो गया 9, 45, 45 × 4 कितना हो गया, 180। तुमने बोला 180, प्लस आ गया आपका 1, तो ये आ गया आपका 331 रैंक। बताइए क्लियर है या नहीं है। डन, सारे बताइए। एवरीबडी टेल मी, इज इट फाइन। जरका क्लियर हुआ। क्लियर हो गया, एक बार सारे बताओ मुझे, एक बार सारे बताओ। Why do we take 3 factorial for the, this is a shortcut, you know, this is not the way basically we do it. Listen to me very carefully what I am saying. The logic behind this is what we have done in the traditional fashion. Okay, logic behind this is what we did in the traditional fashion. This is a shortcut and this is based on what we have done earlier. यहाँ पे हमें इंक्लूड करना पड़ता है उस पार्ट को भी। मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपका यू था, अंडरस्टैंड करना, अगर यहाँ पे भी मेरा यू होता, तो जब मैं u के राइट साइड पे देखता ना, तो मैं इसको 2 फैक्टोरियल लिखता, बिकॉज रिपीटिशन ऑफ 2। अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो इसका ध्यान रखना खाली। आई बात समझ। लॉजिक वो है जो हमने निकाल दिया था इससे पहले। दिस इज अ शॉर्टकट वे टू डू दिस। ओके, क्लियर है। ओके, चले आगे। लिसन टू मी नाउ केयरफुली। ओके, देयर आर सर्टेन मोर क्वेश्चंस व्हिच आई वुड हैव लाइक टू शो राइट नाउ, लेकिन मुझे लगता है पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं आप लोगों को अब काफी टाइम भी हो गया। नाउ इट इज टाइम टू टेक अप व्हाट, इट इज टाइम टू टेक अप व्हाट यू कॉल एज कॉम्बिनेशंस। क्या लेंगे हम इसको, कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, जिसको कॉम्बिनेशन आ गया उसको प्रोबेबिलिटी में कभी दिक्कत नहीं होगी। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। कॉम्बिनेशन बेसिकली इज नंबर ऑफ वेज, ये भी नंबर ऑफ वेज है, लेकिन किसका, ऑफ सिलेक्टिंग। यहाँ पे सिलेक्शन की बात होती है, किसकी बात होती है, सिलेक्शन। इससे पहले अरेंजमेंट की बात थी, अभी सिलेक्शन की बात है। सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स, यानी आर ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ एन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आज हम डिस्टिंक्ट की बात करेंगे, यानी जब आपके ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग हो गए। इसके बाद मैं दिखाऊंगा जब ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हो। आप समझ रहे हो, अभी जो हमें करना पड़ेगा पहले डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए करना पड़ेगा, और उसके लिए जो आपकी फॉर्मूला होती है, ठीक है, आप डायरेक्टली लिखते होगे फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है बराबर NCR, instead of writing NPR we will write NCR, where N represents what, available objects कितने हैं, मगर distinct objects, very important। ओके, और R क्या है, जिनको आपको सिलेक्शन करना है, और ये बराबर होता है आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इधर से नजर रखिएगा, R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं NPR किसके बराबर था, NPR किसके बराबर था, आपने बोला सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल, यही था। लेकिन यहाँ पे NCR इसके बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, जरा मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। लिसन टू मी, ये कैसे आता है, इसका दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको हर कोई चीज बड़े आराम से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये हम पढ़ते कॉम्बिनेशंस बाद में है, लेकिन इन रियलिटी अगर आपको किसी भी चीज को अरेंज करना है, पहले आप उसको सिलेक्ट तो करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आपको 2 बॉयज रखे, ठीक है, मैंने आपको कितने दिए, 2 बॉयज दिए। मैंने आपको बोला इन 2 बॉयज को अरेंज करना है, ठीक है, एट 2 प्लेसेस। कितने तरीके हैं अरेंज करने के, तो आपने क्या बोला,
आपने क्या बोला, या चलो मैं आपको 3 बॉयज दे देता हूं, मैंने ABC लिखा, क्या लिखा, ABC, मुझे तीनों को अरेंज करना है। तो आप क्या बोलते हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट, कितने तरीके से होगा, आपने बोला 3 फैक्टोरियल वेज, है ना, 3 फैक्टोरियल वेज तरीके से अरेंज होगा, यानी 6 तरीके आएंगे अरेंज करने के। क्या क्या, आपने बोला A, पूरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, आपने बोला A B C, मैंने A को पहले फिक्स कर दिया, अगर A को फिक्स किया तो C यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा, अंडरस्टैंड हो रहा है ना। उसके बाद बी को आगे लाया तो ए इधर आ गया, सी इधर आ गया, फिर बी को फिक्स किया, सी इधर आता, ए इधर आता, फिर सी को फिक्स किया, ए इधर आता, बी इधर आता, फिर सी को फिक्स किया, बी इधर आता। ये सारी 6 के 6 अरेंजमेंट जो है ये अलग है। अरेंजमेंट होता है कौन कहाँ बैठेगा, लेकिन जब मैंने सिलेक्शन की बात की, सिलेक्शन का मतलब होता है आपने किन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने सिलेक्ट किसको किया है, पूरा देखना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किसको किया है, एबीसी को। इधर पे भी किसको किया है आपने सिलेक्ट, पूरा सुनिएगा, इधर पे भी किसको किया सिलेक्ट, एसीबी को ही। अरे एबीसी है ना, यहाँ पे भी उन्हीं 3 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी उन्हीं 3 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी वही 3, यहाँ पे भी वही 3, यहाँ पे भी वही 3, यहाँ पे भी वही 3। नहीं आई बात समझ। यानी सिलेक्ट करने का, सिलेक्शन के मामले में अरेंजमेंट जब आप 3 का करेंगे तो 6 तरीके आ गए, लेकिन सिलेक्शन में सिर्फ एक ही तरीका है कि तीनों को सिलेक्ट करो। अगर 3 में से तुम्हें तीनों चाहिए तो तुम्हारा कितना आ गया आंसर, तुमने बोला 1 आ गया आंसर। समझ आई बात मैंने क्या बोला, सिलेक्शन क्या होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपके पास 4 बंदे ABCD, आपको किसी भी 3 बंदों को सिलेक्ट करना, क्या करना है आपको, 3 बंदों को सिलेक्ट करना है। अंडरस्टैंड करना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको 3 बंदों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट नहीं मैं बोल रहा हूं अरेंज करना है, क्या करना है, मैंने बोला किसी भी 3 बंदों को अरेंज करना है। आप कैसे लिखते थे इसको, देखो एक था ट्रेडिशनल वे में जिस तरीके से मैंने समझाया था आप लोगों को, है ना, लेकिन एक्चुअल वे कैसे लिखते थे हम, NPR। यहाँ पे N क्या होता आपका 4, क्योंकि आपके पास 4 ओवरेबल ऑब्जेक्ट्स थे, प्लस P और R कितने करने थे हमें सिलेक्ट, 3 करने थे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता, 4P3। और 4P3 किसके बराबर होता है, आपने बोला सर ये होता है बराबर 4 फैक्टोरियल। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 दिस इज 1 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आता आपका, आपने बोला 4 फैक्टोरियल। यस और नो, ये तो इतना क्लियर हुआ। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपके कितने आ सकते थे, 4। अगर 4 आ गए, ठीक है, वे विदाउट रिपीटिशन की, क्योंकि अरेंजमेंट है ना, ये एक ही बंदा 2 जगह नहीं आएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा यहाँ पे क्या लिख सकता था मैं, आपने यहाँ पे 3 लिखा, क्योंकि एक अगर बैठ गया तो यहाँ पे 3 आते, यहाँ पे कितने आते, यहाँ पे फिर 2 की पॉसिबिलिटी आती है। व्हाट इज 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज नथिंग बट 24। वही तुम्हारा 4 फैक्टोरियल भी होता है, यही बोला था हमने। अब मेरी बात सुना, अगर मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग अरेंजमेंट, मैंने बोला मुझे 4 बंदे हैं, उनमें से मुझे क्या करना है, किसी भी 3 को सिलेक्ट करना है, किसी भी 3 को सिलेक्ट करना है या अरेंज करना है। मैं बोल रहा हूं अरेंज करना है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, मुझे बंदों को अरेंज करना है, ऊपर जो मैंने किया वही कर रहा हूं। तो मुझे एक चीज बोलो, अरेंज किसको आप करोगे, अरे अरेंज आप उसी को करोगे जिसको पहले आप सिलेक्ट करोगे। नहीं आई बात समझ। अरेंज किसको करेंगे हम, जिसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे। यानी पहले आप 3 बंदों को सिलेक्ट कीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने ABC को सिलेक्ट किया, क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूं। आपने पहले ABC को सिलेक्ट किया, अगर तुमने ABC को सिलेक्ट किया तो इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, उसी का अरेंजमेंट हो जाएगा। नहीं आ रही है बात समझ तुम्हें, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अगर तुमने पहले ABC को सिलेक्ट किया, यानी 4 में से 3 बंदों को तुमने पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद इसकी क्या बनेगी, अपनी अरेंजमेंट्स बनेगी। अरे समझे, कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, तुमने बोला 3 फैक्टोरियल। उसके बाद ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ए को मैंने फिर से सिलेक्ट किया, बी को भी सिलेक्ट किया, लेकिन अभी मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूं, डी को सिलेक्ट कर रहा हूं। हाँ, इसके अरेंजमेंट भी कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल वेज। समझ रहे हो आप, ये एक सिलेक्शन हुई, ये दूसरे टाइप सिलेक्शन हुई। समझ रहे हो, यस और नो, एक बार जरा मुझे एक बार बता दो प्लीज। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको इसका बिल्कुल क्रक्स बता रहा हूं, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी। The way I am telling you, the way I am trying to teach you, there is no cramming at all. Okay, remember this thing. मुझे साथ साथ बताओ, साथ साथ इंटरेक्ट करो। अच्छा इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 3 को, क्योंकि सिलेक्शन जब आप अरेंजमेंट बोलते हैं, आप बोलते हो इधर उधर अदला बदली करनी है। अरे पहले तो सिलेक्ट करोगे ना, उन्हीं को अदला बदली करोगे। तो इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने बोला नहीं सर, अब मैं एक काम करता हूँ, बी और सी को भी किया, बी और डी को यहाँ पे किया, अब मैं बी को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। मैंने बी को रखा यहाँ पे कांस्टेंट, डू यू अंडरस्टैंड। अब मैं किसको पकड़ रहा हूं, अब मैं पकड़ रहा हूं तुम्हारे, इधर से नजर रखना सारे, एवरीबडी कीप एन आई फ्रॉम दिस साइड, व्हाट आई एम सेइंग। अब मैंने बी को बोला, क्या BCD भी सिलेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। अब मैंने ए को रखा ही नहीं, ए को मैंने दफा किया, इसके भी कितने तरीके बनते, इसके भी तुम्हारे 3 फैक्टोरियल वेज बनते। प्लीज रिपीट, किस चीज का रिपीट,
ये भी बोला करो, साथ बोला करो किस चीज का रिपीट। मैं बहुत आगे निकल गया होता हूँ, तो साथ साथ क्यों नहीं बोलते आप? मैंने इतना कुछ खास नहीं बोला, मैंने बोला भाई आराम से सुनो यार। कौन कौन चाहता है ये वापस रिपीटेशन? साथ साथ क्यों नहीं बोलते आप लोग? कितनों को समझ आ गया जरा वो भी बता दो यार, सारे बताओ एक साथ। मेरे बोलने की क्यों जरूरत पड़ती है, उसके बाद बोलते हैं आप लोग रिपीट। जल्दी से जरा बता दीजिए अपने थोड़ा कष्ट करो थोड़ा अपने हाथों को। सर रिपीट, आया समझ अभी तक? सर रिपीट, ओके। क्या रिपीट, ये भी साथ लिखा करो। क्या रिपीट, क्योंकि उससे इजी हो जाता है ना? उससे इजी हो जाता है। मैंने कुछ खास नहीं कहा, मैंने बहुत ही सीधी सी बात बोली थी। आप शायद ध्यान रखा करो। और सबसे बड़ी बात, समझ नहीं आया ये कोई गलत चीज नहीं है, दिस इज गुड। मगर आप लोगों को मेरे बोलने की जरूरत पड़ती है, और मैं बिल्कुल आगे पहुंच गया होता हूँ। आप उसके बाद जब मैं बोलता हूँ ना आया सब, उसके बाद बोलते हो रिपीट। दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, ओके? आइदर यू शुड से इट राइट एट द स्टार्ट जब मैं बोल रहा होगा। सो दिस इज नॉट द राइट थिंग। बाकियों का क्या है? बाकी बाकियों के लिए अलग इनविटेशन भेजना है टू टेल देम दैट समझ आया या नहीं। बाकियों की क्या कंडीशन है वो भी बता दो। मैंने बोला सर देखो, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट का नहीं, डोंट बी सॉरी, अरेंजमेंट का नहीं। अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट होता है अगर कोई भी एलिमेंट तुम्हें दिया है। देखो मैंने इस पे तुम्हें बताया था, तुम लोग भूल जाते हो। मैंने बोला ए और बी है। ए और बी दो बंदे हैं, इनको अरेंज करने के क्या तरीके हैं? आपने बोला दो तरीके हैं। या तो ए को इधर रखा, बी को इधर रखा, या तो बी को रखा इधर, ए को रखा। लेकिन जब तुम सिलेक्शन बोलते हो, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? ए और बी मुझे दोनों सिलेक्ट करने हैं। अरे एक ही तरीका है कि दोनों ए और बी को एक साथ उठाओ, है ना? आप बोलोगे सर ए और बी और बी और ए। सर ये एक ही बात होती है, चाहे ये बोलो या ये बोलो, पढ़ाया था मैंने पहले ही। ये एक ही बात होती है। सिलेक्शन होता है किनको सिलेक्ट किया आपने। आपने पहले किसको किया, फिर पहले किसको रखा, बाद में किसको रखा, वो नहीं ये बोल रहा है। सिलेक्शन, डू यू अंडरस्टैंड? आप मुझे एक चीज बोलिए, क्या मैं अरेंजमेंट से ही सिलेक्शन की बात कर सकता हूँ? मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर किसी भी चीज को तुम्हें अरेंज करना है, किसी भी चीज को तुम अरेंजमेंट कर रहे हो, क्या पहले उसके लिए उनकी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं? पहले तो बंदों को सिलेक्ट करोगे ना। अब जब तुमने पहले बंदों को सिलेक्ट किया, उसके बाद ही तो आप उसको अरेंज कर सकते हो। उसके बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? ठीक है। पहले आप सिलेक्ट करोगे बंदों को, पहले सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उनका अरेंजमेंट करोगे। वही चीज अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ समझ आ रही है बात? मैंने जैसे आपको बोला ए बी सी, ठीक है, मेरे पास ए बी सी डी है। पूरा सुनिएगा, मेरे पास ए बी सी डी है। मैं चाहता हूं मैं किन बंदों को सिलेक्ट करूं, मैं किन बंदों को सिलेक्ट करूं? मैं चाहता हूं मैं दो बंदों को सिलेक्ट करूं। ये लो मैंने दो बंदों को सिलेक्ट किया। सिर्फ दो बंदे चाहिए मुझे सिलेक्शन के लिए। तो मुझे बताइए क्या क्या आ सकता है। देखो सिलेक्शन कर रहा हूं मैं चाहता हूं आउट ऑफ फोर मुझे दो की सिलेक्शन चाहिए। देखो क्या क्या होगा। आपने बोला या तो ए आएगा बी आएगा। सिलेक्शन सिलेक्शन देखना पहले। या तो ए और बी को मैंने पकड़ा, अब देखो ऐसे पकड़ा करो। देखो ए को कांस्टेंट रखा, या तो ए और सी को सिलेक्ट कर सकता था, या मैं ए और डी को सिलेक्ट कर सकता था। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अच्छा और क्या कर सकता था? या तो मैं बी को पकड़ रहा हूं। अब देखो अगर मैंने बी को, या मैंने यहाँ पे ए लिखा, लेकिन ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि दो को मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन किया है, तो ये मैं नहीं लिखूंगा। मैं लिखा बी और सी। बी और सी को सिलेक्ट कर सकता था और बी और डी को सिलेक्ट कर सकता था। बताइए क्लियर है? अब मैंने सी को पकड़ा, देखो सी और ए लिखा मैंने पहले, ये ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, यानी ये नहीं। उसके बाद सी और बी, वो भी यहाँ पे आया है। सी और डी, सी और डी अभी नहीं आया, तो मैंने सी और डी यहाँ पे लिखा। इज इट क्लियर? अब मैं डी का देखता हूँ। देखो डी और ए ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, डी और बी ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, डी और बी आया हुआ है ना, ये आया है। डी और सी ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। तो मुझे बोलिए सिलेक्शंस कितनी बन गई? यानी चार में से आपने दो को सिलेक्ट करना था। कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई? आपने बोला एक दो तीन चार पांच छह। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आपने बोला सर अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी? देखो जब तुमने दो को सिलेक्ट किया, इसकी कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी? आपने बोला दो फैक्टोरियल। अरे क्योंकि बी इधर आ सकता था, ए इधर आ सकता था। एक तुम्हारा ए बी बनता है, एक तुम्हारा बी ए बनता है ना? याद है ना तुम लोगों को? अरेंजमेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए दो बंदे हैं मेरे पास, ए और बी, इनकी अरेंजमेंट कितनी बनेगी? आपने बोला टू फैक्टोरियल। ए और सी की कितनी बनेगी? आपने बोला टू फैक्टोरियल। ए और डी की कितनी बनेगी? आपने बोला टू फैक्टोरियल। बी और सी की कितनी बनेगी? आपने बोला टू फैक्टोरियल। बी और डी की कितनी बनेगी? टू फैक्टोरियल। सी और डी की कितनी बनेगी? टू फैक्टोरियल। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? सिलेक्शंस तुम्हारी कितनी हुई थी? सिलेक्शंस तुम्हारी हुई थी छह। एक दो
3, क्योंकि उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 6, लेकिन अरेंजमेंट्स कितने हो गए? अरेंजमेंट्स कितने हो गए? आपने बोला ये हो गया 2 2, ये 12 बन गए। यानी तुम्हारे अरेंजमेंट्स टोटल बन गए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। यू सेड दैट दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 12। अंडरस्टूड? अब देखो वही चीज मैं अंडरस्टैंड करा रहा हूं। अगर तुम फॉर्मूला लगाते, बताओ पहले ही चीज मैंने आपको बोला था अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कितना बनता है इसका? शाबाश, अरे शाबाश शाबाश, आराम से बताओ मुझे अरेंजमेंट कितना बनता है इसका? अरेंजमेंट अरेंजमेंट तुमने बोला 4p2। 4p2 किसके बराबर होगा? आपने बोला 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यही आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 2 फैक्टोरियल। सो दैट इज नथिंग बट 24 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 12। क्या हमारी अरेंजमेंट्स उतनी बन गई? क्या हमारी अरेंजमेंट्स उतनी बन गई? यस और नो? यस और नो? ठीक है, मुझे इसे फॉर्मूला डिराइव करना है। अच्छा, मैंने बोला सिलेक्शंस, अभी मैंने आपको बताया था सिलेक्शन देखनी है हमें। सिलेक्शन देखनी है, सिलेक्शन किसके बराबर होता है? आपने बोला सर 4 में से सिलेक्ट करने हैं 2। 4 में से जब 2 सिलेक्ट करने तो आपने लिखा था इसको 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, पूरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल इनटू 4 - 2 फैक्टोरियल। क्या यही बनेगा? यानी बेसिकली 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल जो आपका है वो आपका ऑलरेडी 4p2 था। अच्छा, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया? तुमने बोला 4 फैक्टोरियल 24 होता है, डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? यानी सिलेक्शंस कितनी हुई थी? सिलेक्शंस तुम्हारी 6 हुई थी। कितनी हुई थी? मैंने, आपने देखा एक प्रोसीजर जो मैंने किया, सिलेक्शंस कितनी की मैंने? हाउ मेनी सिलेक्शंस डिड आई डू? आपने बोला सर 6, ये मैंने प्रूफ के लिए दिया। सिलेक्शंस पहले 6 हुई, फिर 6 की ही अलग-अलग अरेंजमेंट्स हुई थी जो 12 आई थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन रियलिटी अगर आप देखेंगे, पहले सिलेक्शन होती है, उसके बाद अरेंजमेंट होती है। डू यू अंडरस्टैंड? अब देखो कैसे लिखूंगा मैं। इसका मतलब ये है, सबसे पहले अगर मुझे अरेंजमेंट देखना है, पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने सिलेक्शन की, और सिलेक्शन के बाद ही जो है मैंने क्या किया? सिलेक्शन के बाद मैंने अरेंजमेंट किया। सिलेक्शन लिखने का तरीका क्या होता है? एनसीआर, यही होता है डिस्टिंक्ट, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये मेरा बराबर होगा। सबसे पहले मैंने, सॉरी, एनपीआर, अगर मुझे अरेंजमेंट देखना है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एनपीआर इज अरेंजमेंट्स, किसके बराबर होगा? सबसे पहले मैंने सिलेक्शन की, यानी एन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स में से पहले मैंने आर को क्या किया? सिलेक्ट किया। जब ये मेरा आ गया, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे? आर है ना, आर है ना, जिनको मैंने सिलेक्ट किया है। अब मुझे उन्हीं आर को क्या करना है? उन्हीं आर को मुझे अरेंज करना है, और आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए क्या आर फैक्टोरियल होता है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी अरेंजमेंट जो है वो तुम्हारा किसके बराबर होगा? सिलेक्शन पहले करो और जो तुमने सिलेक्ट किया उनको अरेंज करो। डू यू अंडरस्टैंड? अरे अंडरस्टैंड हो रहा है? तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि तुम्हारा एनसीआर जो है वो तुम्हारा एनपीआर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल के बराबर होगा। यानी पहले अरेंजमेंट जितनी भी आती है उसको डिवाइड किससे करो? तुम आर फैक्टोरियल से करो, वही तुम्हारा एनसीआर। मैं ये वाली फॉर्मूला भी बहुत यूज करूंगा। ठीक है, यानी जो आपकी सिलेक्शंस है वो हमेशा अरेंजमेंट से कम होगी। समझे या नहीं समझे? क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसमें सिर्फ इतना मैटर करता है आपने सिलेक्ट कितनों को किया। इज इट क्लियर? तो आपने क्या बोला? एनसीआर जो है एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल आ गया। अरे आर फैक्टोरियल को नीचे लिया, ठीक है। अब मुझे बोलिए एनपीआर किसके बराबर होता था? आपने बोला एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता था। और डिवाइड में क्या है? आर फैक्टोरियल, उसको इधर लिख लो। यही आपकी फॉर्मूला थी। यानी आपका एनसीआर जो है दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। यानी किया क्या मैंने? मैंने ये बताया कि पहले सर बेसिकली क्या करते हैं हम? पहले हम सिलेक्शन करते हैं। अरे आपको अगर किसी को भी अरेंज करना है, मैंने जैसे बोला आप 4 बंदे हैं, आप 4 में से 2 को मुझे अरेंज करना है। पहले 2 को सिलेक्ट तो करूंगा मैं, फिर सिलेक्शन के बाद जो आप 2 हो जिनको मैंने सिलेक्ट किया उनको अरेंज करूंगा, और उनको अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल वेज है। वही चीज मैंने लिखा। मैंने बोला सबसे पहले अगर मुझे अरेंजमेंट करना है एन में से आर ऑब्जेक्ट्स का, तो पहले मैं एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा, और जितनी भी वो सिलेक्शंस आएगी उनको मुझे अरेंज करना है। और आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का कितना तरीका? आर फैक्टोरियल तरीका। तो यहां से मैंने बोला इसका मतलब ये है कि आप जब एनसीआर करते हैं तो आप एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, अरे डिवाइड में आ जाएगा ना आर फैक्टोरियल। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस इतना ही था और कुछ नहीं था सर। आप देखिए, अब जब हम इसको इफ द टाइम इज रनिंग आउट, इजंट इट? टाइम इज ऑलमोस्ट रनिंग आउट। ओके, सो प्लीज एंड प्लीज देखो, ये जैसे अभी 5 जो है इसका डिस्कनेक्ट हो गया,
ये रिकॉर्डिंग करता है ना, he does the recording, so don't rely on these recordings. Most of the times you will fall out otherwise, unfortunately, so don't rely on this thing. ओके अब एक बार तो बता दो जल्दी, समझ आ गया या नहीं आया, सारे बताओ, एवरीबडी फास्ट। मुझे बोलने की क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है सर 100% क्लियर, 100% क्लियर एवरीवन। अब तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, अब देखो क्वेश्चन कैसे दिया होता है, इन हाउ मेनी वेज। अब मैं पहले सिलेक्शंस की बात करता हूं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम of 4 boys and 4 girls be selected, is selected है। अब 4 boys अलग है, 4 girls अलग है, यानी डिस्टिंक्ट ही है, तो मैं डिस्टिंक्ट की बात अभी कर रहा हूं। आउट ऑफ 6 boys and 5 girls। पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, यानी तुम्हारे पास है क्या, अवेलेबल क्या है तुम्हारे पास अवेलेबल है 6 बॉयज, 6 बॉयज अवेलेबल है, और गर्ल्स कितनी अवेलेबल है, 5 गर्ल्स अवेलेबल है, ठीक है। 6 बॉयज अवेलेबल है और 5 गर्ल्स अवेलेबल है। आपको एक टीम बनानी है जिसमें क्या हो, 4 बॉयज हो और क्या हो, और 4 गर्ल्स हो, यानी आपको टीम बनानी है 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स की। अब देखिए, अगर यानी इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो सिलेक्ट करना है वो 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं। और जब 4 बॉयज सिलेक्ट हो गए भाई, वो किस में से सिलेक्ट हो गए, गर्ल्स में से सिलेक्ट हो गए, नहीं सर वो बॉयज में से सिलेक्ट हो जाएंगे। बताओ क्लियर है या नहीं है, यानी तुम्हें 6 बॉयज में से 4 बॉयज को पहले सिलेक्ट करना है, और 5 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तुमने बोला 5 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। इज इट क्लियर? अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 6 बॉयज में से 4 बॉयज को सिलेक्ट, एंड बिकॉज आई हैव टू मेक अ टीम, इतना ही नहीं करना है, एंड, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इज इट क्लियर? एंड 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो 6 बॉयज में से 4 गर्ल्स को, 6 बॉयज में से 4 बॉयज को सिलेक्ट करने का मतलब 6C4, यानी 6 तुम्हारे टोटल एंड डिस्टिंक्ट बॉयज थे, और यहाँ पे 4 को सिलेक्ट करना है, तो उसका कॉम्बिनेशन, उसका ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 6C4, यानी सिलेक्शन, ठीक है। ये इनका मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि एंड है, और तुम 5 में से कितनों को सिलेक्ट कर रहे हो, तुमने बोला 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? अब इसका तरीका लिखने का ये होता है, ये देखिए आपने लिखा ये 6 फैक्टोरियल, मुझे ये चीज भी पढ़ाना है आप लोगों को, यहाँ से नजर रखिएगा। आपने लिखा सर ये होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ जी, क्या होता है कॉम्बिनेशन में, 6 फैक्टोरियल दैट इज n फैक्टोरियल। देखिए ये आपका n रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका r रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसके बराबर होता है, आपने बोला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल कितना है, 4 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस r फैक्टोरियल, यानी यह बनेगा 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आगे आपका देखिए, यहां से मैं ये लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऊपर, और डिवाइड नीचे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। ये और ये गया, तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 से ये गया 3, ये आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, आपने बोला 15। आई होप दिस इज फाइन, समझे, ये आ गया आपका 15। इसी तरह आप ये भी निकालोगे, ठीक है, 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा, आपने बोला 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, यस और नो। तो ये बन गया आपका 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दिस एंड दिस गोज, सो दिस इज इक्वल टू 5। अब आपका आंसर कितना बनेगा, आपने बोला 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, समझे, समझे, एक बार बता दो यार सारे, क्लियर हुआ है एवरीवन? सिलेक्ट करना है खाली, अब टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, मैंने समझा दिया आप लोगों को, मैंने समझा दिया आप लोगों को, जल्दी जल्दी लिखो यार, डोंट मेक दिस एज बोरिंग सेशन। शाबाश, साथ साथ लिखोगे तो मजा आएगा। क्लास चल भी रही है या नहीं चल रही है? अच्छा इतने सारों ने लिखा, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा ये नहीं हो रहा था। प्लीज रिपीट फ्रॉम एन, प्लीज रिपीट फ्रॉम एन। आपने लिखा है रिपीट, रुतबा क्लियर हो गया आपको या फिर से कोई पे रिपीट करना है? आपने ऊपर ही लिखा है प्लीज रिपीट फ्रॉम, क्लियर हो गया। देखो
आपको लिखा गया था आपको टीम सिलेक्ट करनी है। ओके आपको लिखा गया था इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। आपको 4 बॉयज और 4 गर्ल्स जो है सिलेक्ट करने हैं। कितने? आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 6 बॉयज सिलेक्शन बोल रहा है, ये अरेंजमेंट नहीं कह रहा, ये सिलेक्शन कह रहा है। तो आपके पास कितने बॉयज है? आपने बोला 6 बॉयज अवेलेबल है और 5 गर्ल्स अवेलेबल है। ठीक है 6 बॉयज अवेलेबल है और 5 गर्ल्स। 6 बॉयज में से मुझे कितने बॉयज चाहिए? क्योंकि बॉयज अगर मुझे चाहिए ही चाहिए टीम में, 4 बॉयज चाहिए ही चाहिए टीम में, तो मैं 6 में से 4 को सिलेक्ट करूंगा ना, किसी भी 4 को कर सकता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे मैंने अभी दिखाया था, मैंने ट्रेडिशनल वे में दिखाया। अब जितने ज्यादा हो गए वो तो उतना मुश्किल बनेगा। तो मुझे पता है उनको सिलेक्शन करने का तरीका क्या है। आपने बोला 6 में से कितनों को सिलेक्ट करना है? किसी भी 4 को सिलेक्ट करना है। जितने भी टोटल तरीके आएंगे वो 64 से निकल जाएगा। और इतना ही नहीं करना है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। 5 में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करता है, तो मैंने क्या लिखा? 5C4। और अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप। आपने बोला NCR किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, n शाबाश माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यही होता है, यही होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ से मैंने वही चीज यहाँ पे अप्लाई किया। सो व्हाट डिड आई गेट? आई सेड दैट n यहाँ पे 6 है और r को सिलेक्ट करने का तरीका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 will be 4 factorial r factorial into n minus r factorial. This means 6 minus 4 का फैक्टोरियल। वो किसके बराबर आएगा? आपने बोला 6 फैक्टोरियल को ऊपर मैंने ऐसे लिखा 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। लिख सकता हूँ ना ऐसे, क्योंकि मुझे नीचे काटना भी है। So it will be much better that if I do in this fashion. Understood? ठीक है, समझे या नहीं समझे? तो ये किसके बराबर? नीचे क्या आ जाएगा? आपने बोला 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस एंड दिस गोज 2 फैक्टोरियल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 2। तो 2 से गया ये गया 3, तो ये आ गया 15। यानी इसका आंसर आपका 15 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है ना, अभी ये भी आपको सॉल्व करना है। तो 5C4 किसके बराबर होगा? आपने बोला 5 फैक्टोरियल, जो मैंने यहाँ पे किया। अब बताओ रुतबा क्लियर हो गया? अब सबको क्लियर हो गया होगा? अब सबको क्लियर हो गया? एक बार सारे लिख लीजिए जल्दी, ताकि मैं आगे चलूं। सारे बताइए फास्ट, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। वंडरफुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप देखेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आराम और आसान से हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी आपको जो बॉल्स की सिलेक्शन करनी होती है, जैसे रेड में से आपको 2 एट लीस्ट एट मोस्ट बोला जाता है। सो यू विल सी दैट हाउ इजी इट विल बी फॉर यू पीपल इफ यू अंडरस्टैंड दैट। एक चीज का ख्याल रखिए, एनसीआर जो होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है एनसीएन माइनस आर के। मतलब क्या है इसका कहने का? मतलब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, अंडरस्टैंड करना, मैंने लिखा 5C4। क्या लिखा? 5C4। ये हमेशा बराबर होगा 5C4 माइनस 5 माइनस 4 के, यानी 5C1 के। हमेशा ये बराबर होगा इसके। जैसे मैंने लिखा 6C4, ये हमेशा बराबर होगा 6C2 के। आप समझे मेरी बात को? ये हमेशा बराबर होगा। यू कैन इनफैक्ट चेक इट आउट एज वेल। जैसे यहाँ पे देखिए, एनसीआर किसके बराबर होगा? आपने बोला एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा? शाबाश सारे बताइए, नीचे क्या आएगा? आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यही आता है। अब जरा एनसी एन माइनस आर बताइए क्या होगा? आपने बोला एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे आपका क्या है? एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है? क्लियर है? आप देखिएगा, ये वाले को भी चेक करेंगे, इस वाले को भी चेक करेंगे, ये दोनों बराबर आएंगे। लेकिन बच्चे जो है ना, बच्चे आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, मैं यही बोल रहा हूं। अभी मैंने बस इतना बताया, एनसीआर जो है एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। ठीक है, उसको प्रूव कर रहा हूं मैं क्यों होता है ऐसा। ओके, यही चीज मैंने यहाँ पे बताया। एन फैक्टोरियल एनसीआर का मतलब हो गया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर एन सी एन माइनस आर देखूं, यानी यहाँ पे तुम्हारी सिलेक्शन किन की करनी है? एन माइनस आर की। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, इंस्टेड ऑफ आर आई हैव एन माइनस आर। यहाँ पे मैंने वही लिखा। तो ये इसको जरा सॉल्व कीजिए। आपने लिखा ये किसके बराबर आ गया? एन माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा यहाँ से एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू, इधर से अगर आप इसको देखेंगे, ये किसके बराबर आ गया? एन माइनस एन प्लस आर का फैक्टोरियल। एन और एन गया, वापस क्या आ गया आपका? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। यहां से आर फैक्टोरियल आ गया और इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इज दिस नॉट इक्वल टू दिस? यस और नो? ऑफ कोर्स यस। यानी आप क्या कह सकते हैं? आप ये चीज कह सकते हैं, इसको जरा देख लीजिए आराम से। क्लियर हुआ ये मैं क्या कह रहा हूं? यानी इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं,
यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर तुम्हें जैसे दिया होगा 6C4, क्या दिया होगा 6C4, ये हमेशा बराबर होगा, इधर से देखना, n को अपनी जगह पे रखो, 6 माइनस 4 कितना हुआ 2, ये हमेशा बराबर होगा इसके। जैसे मैंने लिखा 5C3, ये हमेशा बराबर होगा किसके, 5 को इधर ही रखो, C 5 माइनस 3 कितना हुआ 2। अंडरस्टैंड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसकी बहुत एडवांटेजेस भी है, आई बात समझ, इसके काफी एडवांटेजेस भी है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना बता दीजिए जल्दी से। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ये तो गारंटीड क्लियर हो गया होगा, जल्दी बताइए सारे, ये दिमाग में डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है, अगर आपको पता होगा, कोई मुझे बता सकता है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं NC1 किसके बराबर होगा, ये हमेशा n फैक्टोरियल के बराबर होगा। देखो कैसे, आपने बोला सर NC1 का मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ जी 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। सॉरी, इधर देखो, ये आ जाएगा NC1 लिखा मैंने, यानी n कोई भी नंबर है, NC1 किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश सारे बताओ, NC1 किसके बराबर आएगा, आपने बोला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही आएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या लिखा, ये बन गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्लियर। ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, डिवाइड किससे कर रहा हूं, n माइनस 1 फैक्टोरियल से, तो ये इसके साथ मर गया, आंसर क्या आ गया, यानी NC1 इज ऑलवेज इक्वल टू n, यानी अगर मैं लिखूं 5C1 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 5, अगर मैं लिखूं 6C1 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 6, 8C1 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 8। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो, हाँ या ना बताइए, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई की, बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि आप शॉर्टकट करेंगे ना, आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, आपको वहां पे 10 मार्क्स नहीं दिए क्वेश्चन को करने के लिए, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर नाउ, दिस इज अनदर पॉइंट दैट यू हैव टू नोटिस, ओके। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या था, अगर मैंने लिखा होता 8C6, देखो बच्चे क्या करेंगे, 8C6 के बदले पता है वो क्या करेंगे, इधर से नजर रखना, 8C6 के बदले वो ऐसे लिखते 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, एक तो पहले लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, उसके बाद लिखेंगे 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखेंगे ना, ये गलत नहीं है, ये तो सही है। उसके बाद आप लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू ऊपर वाले को 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यस और नो, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया, 2 फैक्टोरियल इज 2, ये गया यहाँ पे, ये कितना आ गया 28। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे 8C2, अभी बताया मैंने, बिकॉज 8C6 विल बी सेम एज दैट ऑफ 8C2, यस और नो, यस और नो, शाबाश, वेरी गुड। इसमें पता क्या करना चाहिए, जब भी 8C2 आ गया ना, रिमेंबर वन थिंग, आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 देख रहे, आप 8 को नीचे चले जाओ, आपने बोला हम सर नीचे चले जाएंगे, कितना नीचे जाना है, आपने बोला 2 स्टेप नीचे जाना है, 8 को 1 स्टेप नीचे चले जाओ, कितना गए 7 आ गया ना, 8 के बाद क्या आता है 7, नीचे क्या आपका 2, तो डिवाइड करो आप 2 फैक्टोरियल से, तो कितना आ गया, तुमने बोला 28, डायरेक्ट आंसर, समझे, समझे, यस और नो। देखो देखो, अब अगर मैंने लिखा होता 8C3, क्या लिखा मैंने 8C3, इसका आंसर आएगा 8 से 3 स्टेप नीचे, 8 7 और 6 गए नीचे, डिवाइड पता है क्या करना है, डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है, अरे समझ आ रहा है या नहीं, 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 6 के बराबर, 6 से 6 गया, कितना आ गया 56 आंसर, डायरेक्ट, instead of writing 8 factorial divided by 3 factorial into 8 minus 3 that is 5 factorial, है ना, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखते 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by, है ना, 3 factorial into 5 factorial, फिर 5 factorial 5 factorial काटते, और आपका जो आंसर आता वो क्या आता 8 into 7 into 6 divided by 3 factorial, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा। आप समझे मेरी बात को, आप समझे मेरी बात को, ठीक है। अगर मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल 5C4, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने 5C4, क्या ये 5C1 के बराबर है या नहीं है, और 5C1 तो डायरेक्टली आपको पता है 5 के बराबर होता है, और क्या देखने की जरूरत है, समझे, हाँ या ना बताइए सारे, क्या ये पॉइंट्स याद रखे आपने, क्या ये पॉइंट्स, अगर मुझे देखना होगा 9C3 किसके बराबर होगा, 9C3, आपने बोला सर 9C3, देखो अगर मुझे दिया होगा 9C6, instead of writing 9C6 I will write it as 9C3, करेक्ट है,
उसके बाद 9C3 अगर है तो मैं 9 से 3 स्टेप नीचे गया, 9 फिर 8 फिर आता 7, गया 3 स्टेप नीचे, 3 बार चलाना है नीचे, एक तो 9 फिर 8 फिर 7, डिवाइड होता 3 फैक्टोरियल से। इज इट क्लियर? 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाता? तुमने बोला 2 3s आर, और डू यू अंडरस्टैंड? 3 2s आर, 3 3s आर, 2 1s आर, 2 4s आर, तो ये आ जाएगा आपका 84। अब बताओ एक बार, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन। शाबाश, सारे बताइए यस और नो, इसीलिए मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूँ सर। बाकी सब आसान हो जाएगा। यस और नो? हाँ, अब चलते हैं हम, चलते हैं आगे 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 चलेंगे, आगे सवाल पे चलेंगे हम, ठीक है? मुझे इसमें टिपिकल क्वेश्चंस भी लेने हैं ताकि तुम लोगों को कभी डाउट ना हो जाए, ठीक है? तो पहले मैं आप लोगों को जो लेवल है, वो लेवल जो है वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पे, मगर बेस पूरी स्ट्रांग बनाऊंगा। तो यही मेरा तरीका रहेगा। कल ये पूरा चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा और कल ही प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा। आई बात समझ? तो उठा के चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन फॉर दिस वन, ओके। अगर मैं लिखूं पहले सीधा, क्योंकि एक दिखाया उसी पैटर्न पे, इन हाउ मेनी वेज, या आप आंसर देंगे, इन हाउ मेनी वेज 2 men and 5 women can be selected out of 6 men and 8 women. I want to see the calculations of yours. Okay, not just an answer. Answer in this case is not that, I know that you can easily do it क्योंकि same question है, but how will you do the calculation in this? शाबाश। टोटल मैन आपके 6 है और टोटल वुमन जो आपकी है वो 8 है। नाउ यू हैव टू डू दिस, कम ऑन फास्ट। वन 120, one person is giving me an answer 120। गड़बड़ तो नहीं किया कहीं? चेक करना दूसरे वाले को, कैलकुलेट किया भी या नहीं किया, कि एक ही को खाली किया। 840, ब्रिलियंट, 840। और किसी का आंसर? अरे सर इतना क्या करना था इसमें? देखो आपके पास कितने दिए हैं? 6 मैन, इसमें से कितनों को सिलेक्ट करना है? आपने बोला 2 मैन को सिलेक्ट करना है, मैन को तो मैन में से ही सिलेक्ट करेंगे ना। और आपके पास 8 वुमन थी टोटल, उसमें से एंड यानी और करना था ना हमें, तो एंड उसमें से कितनी वुमन को सिलेक्ट करना है? आपने बोला 5 वुमन को सिलेक्ट करना है। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? आपने बोला ये बन गया 62 मल्टीप्लाइड बाई 8C5। अंडरस्टूड? अब 62 को तो मैं सीधे लिख सकता हूं, इधर देखना, 6 से 2 स्टेप नीचे गया, डिवाइड बाई 2, ये गया 15। आई बात समझ? इनटू, अब यहां से देखिए, यहां से इधर से नजर रखिएगा। अब 8C5 को मैं ऐसे मान सकता हूँ ये 8C3 है, तो 8 से 3 स्टेप नीचे गया। याद है ना मैंने इसको लिखा था 8C3 के बराबर में। हाँ, 8 से नीचे गया, कितने स्टेप? 3 नीचे गया, और डिवाइड क्या करूंगा? 6 से, ये और ये गया, यानी तुम्हारा आंसर जो है वो 56 इंटू 15 हुआ। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 56 इंटू 15 कितना होता है? सारे बताइए। देखो भाई 56 इंटू 10 होता है 560, तो इंटू 5 कितना होगा? इसका आधा, तो वो 280 होगा। तो ये कितना बन गया? 840 आंसर। ऐसे करना है सवाल को। बताओ सारे क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी। इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन, सी देन आई विल से दैट। हाँ देखो, मैंने एक सेशन जो है फॉर सिविल सर्विसेज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्लास, ओके, बट फॉर जेकेएसएसबी ये मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए रखा हुआ है ना। So, आप इंटरेक्शन कीजिए, आप बताइए मुझे कैसा लगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू लाइकिंग इट? यस और नो, सारी चीजें मुझे बताया करो, ठीक है? इंटरेक्टिव सेशन बनाओ, क्योंकि क्या है ना, राइट नाउ इवन माय फेस इज नॉट प्रेजेंट, इजंट इट? ये मैं ओबीएस सॉफ्टवेयर पे नहीं कर रहा हूँ, ये एक सीधा जो है स्क्रीन रिकॉर्डर पे कर रहा हूँ मैं। तो आई एम गिविंग माय बेस्ट शॉट। सर प्लीज repeat this question. Which question? This question repeat, but this is same as that of a previous question. ये तो पिछला वाला क्वेश्चन है, मैं तो कैलकुलेशन पे पहुंच गया, आपने मुझे बोला ये रिपीट करो, ये क्वेश्चन ही रिपीट करो।
और बाकी भी बताओ, बाकियों को क्या हो गया? इतने सारे यहाँ पे हो, बाकी भी बता दो। डिड यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन फर्स्ट? Yes, sir. All right, sir. ओके, सारे बताइए, सारे 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 एवरीवन। ओके, एब्सोल्युटली राइट, वंडरफुल वंडरफुल। अब देखो भाई फिरदौस, तुम्हें क्या करना है? हाउ मेनी वेज 2 men and 5 women कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 men and 8 women। अब मैन में से टोटल मैन कितने हैं? 6 मैन। 6 मैन मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें से तुम्हें 2 मैन चाहिए, लिख रहा है ना, एंड लिखा है ना, खुद लिख रहा है एंड। और 5 वुमन चाहिए। अब वुमन थोड़ी मैन में से निकलेगी, वो कहां से निकलेगी? जितनी अवेलेबल वुमन है 8 वुमन, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा। टोटल अवेलेबल 6 मैन थे, उसमें से सिलेक्ट 2 मैन को करना था। और टोटल अवेलेबल तुम्हारे, और लिख रहा हूं मैं, और का मतलब एंड होता है, यानी और का मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। और तुम्हारी 8 वुमन थी, उसमें से 5 वुमन को सिलेक्ट करना था। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, यानी 6 अवेलेबल थे, उसमें से सिलेक्ट 2 को करना है। 8 अवेलेबल थे, उसमें से सिलेक्ट 5 को करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 62 को कैसे लिखा मैं? ट्रेडिशनल वे में अगर लिखोगे तो ट्रेडिशनल वे में लिखो, ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल। इसको इंटू, इसको आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 इज 3 फैक्टोरियल। यही होगा, यही होगा। तो इस 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखा आपने? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल divided by 2 factorial into 4 factorial multiplied by, but why will I do this when I have already shown you what to do? मैंने तो इतना टाइम स्पेंड किया, अभी किस चीज पे किया? इसी चीज पे तो किया। डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये जो मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ ना, फैक्टोरियल काटने के लिए करता हूँ, जिसने मेरी क्लासेस दी उसको समझ आ गया होगा। ये इसके साथ गया, ये 3 से गया, तो ये बन गया तुम्हारा 15 इंटू यहाँ से क्या बन गया तुम्हारा 56। ये कितना आ गया तुम्हारा 840। अभी मैंने तुम्हें बताया 62 का मतलब होता है, ऐसे डायरेक्टली लिखो, 6 को एक स्टेप और नीचे चले जाओ तो 5 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 2 फैक्टोरियल से, ये कितना हो गया? तुमने बोला 15। अगर तुम्हें निकालना होगा 8c5, 8c5 के बदले 8c3 लिखो, क्योंकि छोटा हो जाएगा ना। डू यू अंडरस्टैंड? 8c3 अभी बताया ना मैं, NCR इज इक्वल टू NCR माइनस R। एक एक छोटी चीज रिपीट करता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? तुमने बोला 3 स्टेप नीचे जाओ, 3 स्टेप का मतलब 8, 7 और 6, 3 पोजीशंस पे नीचे चला गया। ये डायरेक्ट ट्रिक है इसकी। और नीचे क्या है तुम्हारा 3 है, तो इसके बदले 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया? 56। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 15 इंटू 56। अब बताओ, अब समझे या नहीं समझे? इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? हाँ जी, जल्दी, बिफोर आई टेक अप द अनदर वन। वेरी गुड। If I have a courtesy to ask you, every single person out of you, that whether you understood or not, right, then you should have a courtesy to even reply, isn't it? And give your honest reply. आई बात समझ? ये हमेशा याद रखना चाहिए। How many ways 5% can be selected out of 6 men? अब देखो सवाल क्या है। Yeah. अब एक चेंज आ गई। अब देखो सवाल, जब आपने अंडरस्टैंड किया होगा क्वेश्चन को, तो आपको मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बंदे का, इससे सबसे इंटरेस्टिंग मुझे यही लगता है। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन्स कैन बी सिलेक्शन, सिलेक्शन की बात हुई है। 5 पर्सन को आपको सिलेक्ट करना है। कितने बंदे हैं टोटल? तुमने बोला हमारे पास 6 मेन है, ये हमारे पास अवेलेबल है। और कितने अवेलेबल है? 5 वुमन अवेलेबल। लेकिन इन सब में से मुझे जो टोटल मेन बनाने, टोटल पर्सन्स बनाने, कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 पर्सन सिलेक्ट करने। लेकिन उसमें मुझे कंडीशन दी है, सारे नजर रखना।
उसमें मुझे बोला है कम से कम एट लीस्ट 3 मेन होने ही होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, एटलीस्ट 3 मेन का मतलब ये हो गया, इधर देखो पहली कंडीशन ये बनेगी जब मेरे पास Women. कम से कम 3 मेन हो गए। अगर 3 मेन हो गए तो और मेरे पास क्या होने चाहिए, तो फिर मेरे पास एंड 2 वुमन होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये आएगी कि अगर मेरे पास सिलेक्ट मैंने किन को किया, 4 मेन को किया, तो अगर मैंने 4 मेन को सिलेक्ट किया तो एक ही वुमन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन ये आ जाएगी, मेरे पास पांचों के पांचों वेन है। वो बताओ क्लियर है, यही 3 कंडीशंस बनेगी या और कोई बनेगा? हाँ, 2 मैन और 3 मैन बन सकता है, 2 मैन और 3 वुमन बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसने आपको क्या बोला है, कम से कम 3, यानी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 होने ही होने चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? अब वर्ड यूज सुनना, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, या तो ये हो सकता था, या वर्ड यूज कर रहा हूं, या तो ये हो सकता था, या तो ये हो सकता था। डू यू अंडरस्टैंड? तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले इसका अलग निकालूंगा, इसका अलग निकालूंगा, इसका अलग निकालूंगा, सबके बीच में या की जगह क्या करूंगा, प्लस करूंगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या मैंने ये नहीं पढ़ा है? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर मुझे इधर पे नजर रखना, मैं क्या कह रहा हूं, इधर पे नजर रखना, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे क्या करना होगा, इफ आई हैव टू डू वन थिंग, अगर मुझे 6 मैन में से पहली वाली कंडीशन ले रहा हूं, तो पहला केस क्या बन जाएगा, आपने बोला सर 3 मैन एंड 2 वुमन का। पहले मुझे यहीं पे बताओ, आगे नहीं चलूंगा मैं, यहीं पे बताओ क्या यहाँ पे क्लियर हुआ तुम लोगों को कि नहीं, अदरवाइज मुझे फिर और रिपीट करना पड़ता है, मैं आगे चला जाता हूँ, उसके बाद मुझे बच्चे बताते हैं। यहीं पे बताओ क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये 3 केसेस समझ आ गए? सारे बताइए मुझे, यस सर। क्या ये 100% क्लियर है? इसी क्वेश्चन को मैं इसके बाद एट मोस्ट 3 मैन बना सकता हूँ, ठीक है, एट मोस्ट 3 मैन बना सकता हूँ। अब देखो, यही चीज होता है, यही चीज सीख गए तो आपको सब समझ आ गया। तो पहला केस ये बन गया कि आपने 3 मैन को सिलेक्ट किया, लेकिन मैन में से सिलेक्ट करना है ना, तो 6 मैन टोटल थे, तो तुमने बोला 363 आ जाएगा। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 तुम्हारी वुमन थी उस टाइम पे, वुमन कितनी सिलेक्ट करनी है, आपने बोला 2 करनी है। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या है, प्लस, या बोल रहा था ना एक, या तो ये होगा, या तो क्या होगा, 4 मैन को सिलेक्ट किया, कितने में से लेकिन सिलेक्ट करोगे, 6 में से, और तुमने कितनी, एक वुमन को सिलेक्ट किया, कितने में से, 5 में से। या क्या हो सकता था, तुमने 5 के पांचों जो है वो किसको मान लिया, मैन को मान लिया, यानी 6 में से 5 को सिलेक्ट किया, लेकिन उस टाइम पे तुम वुमन को 5 में से कोई वुमन तुम सिलेक्ट नहीं करोगे। क्या ये क्लियर हुआ? आपका आंसर निकल गया। बताओ 63 किसके बराबर होता है? डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा मैं, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तो ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बन गया 5 इंटू 4, क्या ये 20 आएगा? यस और नो? 6C3 होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, ये और ये गया, ये 20 आ गया। 5C2 किसके बराबर होगा? 5C2 किसके बराबर होगा? शाबाश, सारे बताइए मुझे, बैटरी बिल हो गया। 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 10, तो ये बन गया 20 इंटू 10 दैट इज 200 प्लस 64 को क्या मैं 62 लिख सकता हूँ? 64 को क्या मैं 62 लिख सकता हूँ? 62 का मतलब हो गया 6 इंटू 5 डिवाइडेड, ये 15 आ गया। इधर देखो कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये मुझे पता है ये 5 के बराबर होता है, प्लस 65 जो है, इधर से नजर रखना, 65 को 61 लिख सकता था मैं, बिल्कुल, और ये तो फिर 6 के ही बराबर आ जाएगा। और 5C0 मतलब 5 में से किसी को सिलेक्ट मत करो, उसका भी एक तरीका होता है। नहीं आई बात समझ? ये 1 के बराबर होगा। क्यों, ऐसा क्या है, यानी आपके पास 5 वुमन दी है, आपको किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, तो उसमें भी तो एक तरीका है ना, यानी किसी को मत उठाओ, इसीलिए आपका आंसर 1 आता है। अगर आप फॉर्मूला में भी डालोगे आपका आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि क्या आ जाएगा, ये आपका अगर n है, ये आपका r है, तो आप बोलोगे ये बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 इज 5 फैक्टोरियल, ये और ये गया, 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1। ओके, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इज इट क्लियर? तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, ये तुम्हारा 200 बन गया, प्लस ये तुम्हारा 75 बन गया, प्लस और तुम्हारा 6 बन गया, तो ये 81 हो गया, ये बन गया तुम्हारा टोटल 281 आंसर। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसे कैलकुलेशन की जाती है। बताओ यस और नो, डिड यू लाइक दिस और नॉट? शाबाश सारे, एवरीवन। ये जो कैलकुलेशन की आप ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे सिखाया, मैंने ऑलरेडी सिखाया। अगर किसी को क्लियर नहीं है, इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखिए, बार बार देखिए, जब तक तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा।
This is the best I can give you. This is the best thing I am giving you. Okay, so keep an eye on this one. Okay, and practice. There is no substitute to practice. ठीक है, ठीक है, सारे बोल रहे हैं क्लियर, तो रिपीटेशन की कहीं पे जरूरत नहीं है। अगर किसी को होगा वापस वीडियो देखिए। अब एक क्वेश्चन ऐसे बहुत बार आए हुए हैं, है ना? आपने वो हैंडशेक वाला क्वेश्चन देखा है? शायद बहुत बार यूपीएससी ने भी पूछा है 1-2 बार, है ना? इन अ पार्टी, केएस में आया था शायद, इस बार नहीं आया था, शायद पिछली बार आया था। इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड्स, है ना? किसी को पता है, देखा है कभी क्वेश्चन? देखा है किसी ने ये क्वेश्चन? हाँ या ना बताओ, किसी ने देखा ही नहीं है। यानी देखा है। हाँ, अब उस वक्त आप लोगों को समझ नहीं आता है, आप क्या करोगे? तुमसे ये सवाल पूछा गया है, एंड दिस एन इजी क्वेश्चन ना, इजी क्वेश्चन। इसका मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं, पहले एक ट्राई मारो। इसका हिंट ये है कि इफ यू हैव टू सिलेक्ट, ओके, फॉर अ हैंडशेक 2 पीपल आर रिक्वायर्ड, है ना? अकल की बात है ना, हैंडशेक आपस में नहीं किया जाता है, ये किसी और के साथ किया जाता है। यानी हैंडशेक के लिए 2 पर्सन आपको चाहिए। अंडरस्टूड? आउट ऑफ टोटल पीपल जितने भी हो, तो सबसे पहले हैंडशेक के लिए आप 2 को सिलेक्ट करें। शाबाश, कोई आंसर देगा मुझे इसका? कितने लोग थे, कितने आदमी थे? नहीं आया अभी समझ। अब सुनो, अब इसका कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, पता नहीं किसी का आया या नहीं आया आंसर। 55 मुझे फिरदौस ने आंसर दिया है। आई विल चेक इट आउट इफ दिस इज 55, जस्ट अ मोमेंट। विल दिस बी 55? ना ना, आई डोंट थिंक 55 होगा। एनीवेज वी विल सी टू इट। ठीक है, सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मान लीजिए हमारे पास 4 लोग थे। देखो पहले पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं। NCR का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं, सॉरी पहले मत बोलो फिर दोस्त, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे सॉरी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। सीखने में और क्वेश्चन पूछने में सॉरी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। यू शुड बी सॉरी ओनली फॉर सर्टेन रीजन। एक ये, अगर तुम वो कर रहे हो जो मैंने बोला है कि ये मत करो, यू शुड बी सॉरी टू योरसेल्फ, नॉट टू मी, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपको हार्म करेगा। इस चीज पे सॉरी नहीं। क्या आपको समझ नहीं आया, आंसर गलत आ गया, डोंट से सॉरी, इट्स अ लर्निंग थिंग। ओके, एवरीबडी, पहले ही कोई सीख के नहीं आया होता है, पहले ही कोई भी सीख के नहीं आया होता है। अगर मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा हूं, मैंने भी कभी करा हुआ है, तभी जाके मैं यहाँ पे हूं। अब अगर यहाँ पे NCR लिखा मैंने, इसका मतलब क्या होता था? टोटल अवेलेबल, है ना? और R क्या होता था? कितनों को आपने सिलेक्ट किया। अगर मेरे पास 100 लोग हैं और मुझे देखना है कि मुझे हैंडशेक कराने, और मुझे देखना है कितने हैंडशेक पॉसिबल है, तो मुझे बोलो हैंडशेक के लिए कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं? 2 लोग। यानी मैं 100 में से किसी भी 2 को सिलेक्ट करूंगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने लिखा 100C2। इसका मतलब क्या हुआ? यानी आउट ऑफ 100 पीपल आई एम सिलेक्टिंग एनी 2। नहीं आ रही है बात समझ? आउट ऑफ 100 पीपल आई एम सिलेक्टिंग एनी 2 फॉर अ हैंडशेक, एंड आई विल सी ऐसे कितने हैंडशेक्स बन जाएंगे। नहीं आई बात समझ? देखो चलो एक और छोटी एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा ABCD, 4 लोग हैं, इनको आपस में हैंडशेक करना है। कौन कौन कर सकता है? या तो AB के साथ हैंडशेक करेगा,
पूरा सुनना, या तो ए सी के साथ हैंडशेक करेगा या तो ए डी के साथ हैंडशेक करेगा। अच्छा अब बी की बारी आई, बी ने ए के साथ तो कर लिया, उसको जरूरत नहीं है वापस, बी सी के साथ करेगा और बी किसके साथ करेगा, डी के साथ करेगा। अब डी की बारी आई, या तो डी सी के साथ करेगा, अच्छा डी बी के साथ करेगा वो लिखा है, डी ए के साथ करेगा वो भी लिखा है। तो कितने बन गए टोटल आपके, 6, यानी 6 हैंडशेक हो गए। बेसिकली हुआ क्या, आपने बोला सर हमारे पास 4 लोग थे और हमें हैंडशेक कराना था, हैंडशेक के लिए मुझे किसी भी 2 को सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 को किया। कितनी सिलेक्शंस बनेगी, उतने ही नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो गए। समझ आ रही है बात। तो 4C2 किसके बराबर होता है, सारे बताइए। आपने बोला 4 × 3 / 2, दैट इज नथिंग बट 6। वही तो तुम्हारी कॉम्बिनेशंस, वही तो तुम्हारी कॉम्बिनेशंस बन गई। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि मुझे पार्टी में कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, मैंने n लिखा, लेकिन हैंडशेक के लिए 2 लोग चाहिए मुझे, और ये दिया हुआ है बराबर, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कितने हैंडशेक हो गए, 6। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है किसके बराबर आया, 210 के बराबर, तो मैंने लिखा 210 के बराबर हो। बताओ क्लियर है या नहीं है, समझे या नहीं समझे। तो यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, जरा इसका बताइए, ये किसके बराबर था। आपने बोला n, इसका मैं तरीका भी एक बताऊंगा, देखो आप अदरवाइज क्वाड्रेटिक में फंसोगे। एनीवेज आप वैसे भी कर सकते हो, n ठीक है, शाबाश, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, आपने बोला 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, यही आएगा, इज इक्वल टू 210। अब इसको कैसे काटोगे आप, आपने बोला ये बनेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, एक नीचे चला जा रहा हूं ताकि नीचे वाला फैक्टोरियल कट जाए, डिवाइड बाई 2, और यहाँ से आ गया n माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्या ये और ये कट गया, क्या ये 210 के बराबर है, क्या यही चीज इसके बराबर आ गई, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर आ गई, 210 के बराबर। या मैं ऐसे भी लिख सकता, वेरी सॉरी, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1 किसके बराबर आ गया, शाबाश, 420 के बराबर आ गया, 420 के बराबर आ गया। आधे इसको ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, वो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस n माइनस 420 इज इक्वल टू 0, है ना, ये लिखेंगे ना, बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका अगर तुम क्या करो, ऐसे जिनका मल्टीप्लीकेशन अगर तुम करो तो 420 आएगा, माइनस 420, और अगर तुम उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा। हाँ, क्या ऐसे नंबर आता है 21 और 20, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, 21 और 20, डू यू अंडरस्टैंड, 21 into 20 is 420, तो आपने लिखा n स्क्वायर माइनस, शाबाश, क्या लिखेंगे, माइनस किसको लिखोगे, 21n प्लस 20n, है ना, माइनस 420 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तो n इंटू n माइनस 21 प्लस, मैं इसका भी तरीका होता है छोटा करने का, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि वो पढ़ाया नहीं है तो ये आ गया, यानी इसका मतलब हो गया या तो n प्लस 20 होगा 0 के बराबर, या तो n माइनस 21 होगा 0 के बराबर। लेकिन n प्लस 20 जो है ये नेगेटिव वैल्यू देता है और नंबर ऑफ पीपल नेगेटिव नहीं हो सकते, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि n माइनस 21 0 के बराबर है, और n किसके बराबर आ गया, यानी पूरी पार्टी में सिर्फ 21 लोग थे, 21 पीपल वेयर प्रेजेंट इन द पार्टी, और 21 पीपल ने जब आपस में हैंडशेक किया तो कितने हैंडशेक्स बन गए, 210 हैंडशेक बन गए। बताइए क्लियर, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर सकता था। इधर देखिए, n इंटू n माइनस 1 क्या 420 के बराबर आ गया, यानी ये एक तो n है, दूसरा फैक्टर जो है ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो इससे एक कम है, मुझे यहीं पे दिख गया 420 जो होता है 21 इंटू 20 होता है, यानी एक फैक्टर जो तुम्हारा होगा वो कितना होना चाहिए, है ना, तो एक तुम्हारा 21 होगा और दूसरा तुम्हारा कितना होगा, 20 होगा। इज इट क्लियर। तो अब मसला ये बनता है कि आप किसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। आधे बच्चे इसमें क्या करेंगे, वो पता क्या लिखेंगे, वो इसको 20 लिखेंगे, इसको 21 लिखेंगे। इधर देखना, इधर देखना, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, n का वैल्यू कितना लोगे अब क्या आप उसको 20 लोगे, क्या आप उसको 21 लोगे, हाँ जी, ये फैक्टर तुम्हारा 21 के बराबर आ गया। अगर ये 21 के बराबर आ गया, 21 इंटू -1 क्या होता है, क्या यही लोगे आप, लेकिन यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 21 नहीं, आपको n को लेना पड़ेगा 21, है ना, तब जाके 21 माइनस 1 यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो आपका एक्चुअल आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 21। अगर आप डायरेक्टली ऐसे करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ऐसे 20 और 21 में गड़बड़ ये हो जाता है, बहुत सारे बच्चे इसको 20 मानेंगे, इसको 21, तो n का वैल्यू 20 नहीं 21 आ जाएगा। एक बार जरा बता दो, बताओ खुद से, टीचर को पूछने की जरूरत पड़ती है तुम्हें, हाँ?
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे 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 शॉर्ट वाला फिर से दिखाए। शॉर्ट वाला कुछ नहीं है, देखो भाई, शॉर्ट वाला यहाँ पे क्या है ना, वो कोई मेथड नहीं है, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे क्या लिखा था, n into n minus 1. This is not the only way to solve quadratic equation, but this is the best way to solve quadratic equation, because you can go with the roots as well. Minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by, but yes, ये जो quadratic यहाँ पे मैंने लिया, इसके शॉर्टकट तरीके भी है, मतलब डायरेक्टली रूट्स लिखने के। ये नहीं करना, मिडिल टर्म स्प्लिट तुम्हें है ही, नंबर तुम्हें ढूंढना है, और कोई तरीका नहीं है, देयर इज नो अदर वे आउट। हाँ, बाद में जो मैंने ये चीज किया ना, इसके बाद जो ये चीज किया, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। प्लस माइनस जब होता है तब क्या आता है डायरेक्टली, वो बाकी चीजें हैं, वो यहाँ पे नहीं, आपको उसकी अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं। मैंने लिखा था n इंटू n माइनस 1 किसके बराबर, 420 के बराबर। यानी सीधी सी बात है, एक फैक्टर तुम्हारा n है और दूसरा फैक्टर क्या है, उससे एक कम। ऐसे दो नंबर ढूंढो जो एक क्या होगा, यानी आपस में उन दो नंबर्स में डिफरेंस क्या होगी, एक की होगी, और उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर, 420 के बराबर। वही तो मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर रहे थे, है ना। तुम्हें पता है 420 के फैक्टर अगर तुम देखोगे, देखो अगर तुम्हें ये भी देखना है ना किस किस को लोगे, अगर तुम्हें दिमाग में नहीं आ गया, देखो आधे बच्चे मुझे बोलेंगे सर आपको कहां से दिमाग में आ गया डायरेक्टली, देखो क्योंकि मुझे ज़बानी याद है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रिमेंबर दीज थिंग्स properly, and it is not something which I have to prove. I have already done so much that you already know that I know these things, okay? लेकिन अगर तुम्हें नहीं आ रहा है दिमाग में, तुम क्या करोगे, तुम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या मैं इसको 7 into 6 लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता था 7 into 2 into 3, यानी 7 into 6 into 10, 10 होता है 2 into 5। नहीं आई बात समझ? ये तुम्हारे फैक्टर बन गए 720 के, बन गए फैक्टर। पता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे पढ़ाई हुई है, पता है ना। अब देखो, अब इन्हीं फैक्टर्स में से ऐसे नंबर बनाओ जिनका डिफरेंस जो है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 हो गया और उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो मैंने पहले देखा 7 into 2 14 होता है, लेकिन यहाँ से बन गया 30। नहीं सर ये नहीं आएगा, हमें थोड़े बड़े लेने पड़ेंगे। 7 into 2 into 3, ये तो आपका 14 into 3 हो गया 42, 42। नहीं सर ऐसा भी नहीं आएगा, हमें कुछ बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहीं पे तुमने क्या देखा, मैंने देखा कि अगर मैं क्या करता हूँ, इधर से नजर रखिएगा सारे, 7 into 3 लिया और यहाँ से मैंने लिया 2 into 2 into 5। क्या 7 into 3 21 होता है? क्या 2 into 2 into 5 20 होता है? यानी तुम्हारे जो दो फैक्टर आ गए वो 21 और 20 आ गए। तो अपने n को तुम कितना मानो, 21 मानो, तो ये खुद से तुम्हारा 20 हो गया या नहीं हो गया? यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 21। इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, आई एम रिलेटिंग द टॉपिक्स नाउ। सारे 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 शाबाश, जो बोलते हो उसका आंसर देता हूँ। बताओ जल्दी यार, समझ आ गया कि नहीं आया? How many people are listening? कल से रिकॉर्डिंग जो है, कल से रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी आप लोगों की। आई प्रॉमिस दिस नाउ, आई प्रॉमिस, नो रिकॉर्डिंग्स विल बी अलाउड नाउ। चलिए, एंड देयर इज, अब कोई भी चूचा नहीं, मतलब कि इसमें कोई डिस्कशन आगे नहीं होगा। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। एक तो पढ़ाओ जेकेएसएसबी वाले बच्चों को, ठीक है, मतलब जिनके साथ मुझे अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कुछ बच्चे हैं, राइट। एंड आई एम नॉट जस्ट थिंकिंग ऑफ फाइनेंस अकाउंट, उनको हाईएस्ट लेवल पे पढ़ाता हूं मैं, हाईएस्ट लेवल विद अथॉरिटी। आई एम सेइंग यू पुट दिस इन एयर, ओके। दूसरी चीज, वो अपने टाइम के हिसाब से फिर क्लास देखते हैं। ना 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 ना, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। फिर ऐसा एक दिन अगर फॉर एग्जांपल 30 के 30 लोग ऐसे ही सोचेंगे तो मैं खाली यहाँ पे बैठूंगा पढ़ाने, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट द वे, यू हैव टू फाइंड टाइम टू गिव क्लास लाइव। सब ने रखा है रिकॉर्डिंग्स पे, सब ने रखा हुआ है रिकॉर्डिंग्स पे, एंड दिस इज समथिंग विच आई विल नॉट अलाउ नाउ। एंड मैं प्रॉपरली और कंप्लीटली ये बोल रहा हूँ। सीसेट वाले तो आते हैं, वो सारे आए हैं क्योंकि उनको तो कोई मिल नहीं रहा है ऐसा कुछ। लेकिन अगर मैंने, आई वॉज नॉट सपोज टू टीच देम, मुझे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं था। इट वॉज आपका जो अभी पर्टिकुलर कोर्स चल रहा है। लेकिन अगर मैंने बुलाया, ये आउट ऑफ कंसर्न बुलाया,
इसमें भी देखते हैं अपनी कहां से रहेगी हिसाब किताब। ये देखो, yes it is triangles, it is triangles, I'm very sorry, I have written it is in a very bad fashion. Triangles. Find the number of triangles formed by joining the vertices of a polygon of 12 sides. How easy this is. Polygon क्या होता है? इसे साइड्स भी दिए, 12 साइड दिए हुए हैं, आपने 22 बोल दिया। ओके, आई गॉट वन आंसर। और कौन देगा इसका आंसर? शाबाश, 22 आंसर आ। अरे श्योर 22 ही बनेगी। मुझे तो मतलब ये नंबर ही लग रहा है, इससे मुझे डर लग गया इस 22 से। कुछ भूल गई तुम, कुछ मल्टीप्लाई करना शायद भूल गई तुम। क्या यस सर, क्या भूल गई? गुड, वेरी गुड, नाउ दैट इज करेक्ट। एनीबडी एल्स? क्या दिमाग में आ गया? अरे भाई पॉलीगन दिया है, पॉलीगन के 12 साइड है, लेकिन मुझे बोलो ट्रायंगल कितने साइड से बनता है? 3 ही साइड से बनेगा या नहीं बनेगा? ओके 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 ओके, क्या वो 3 साइड से बनेगा या नहीं बनेगा? वो बताओ यार, 3 साइड से बनेगा? अच्छा, तुमने बोला सर 3 साइड से बनेगा, तो मुझे बोलो 12 साइड तुम्हारे टोटल, 3 साइड तुम्हें टोटल लेने हैं। आई बात समझ? ये किसके बराबर होगा? तुमने बोला 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, याद है ना, यानी 6। इससे छोटा नहीं हो सकता है क्वेश्चन। तुम्हारे कितने ट्रायंगल बन गए? 220। खत्म सवाल, खत्म सवाल। पॉइंट नोट ऑल्सो। ये समझ आ गया या नहीं आ गया? यानी ट्रायंगल बनाने के लिए तुम्हें 3 साइड चाहिए और पॉलीगन में 12 साइड होते हैं। भाई आप बोलेगे सर आप कैसे ये कर रहे हो? ठीक है, ये पॉलीगन का बोल रहा हूं मैं, पॉलीगन 12 साइड वाले पॉलीगन है, 12 में से कोई भी 3 साइड तुम चूज कर सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, समझे? Yes, sir. ओके, अब जरा मुझे एक चीज बताइए, अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए, ये तुम यहाँ पे नोट करना, ये मैं आज नहीं लूंगा। अगर तुमसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्या पूछा जाएगा? डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ साइड n, यानी कुछ भी साइड अगर हो, वो हमेशा बराबर होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 के। मतलब अगर तुम्हारा इफ n इज इक्वल टू 12, इसके कितने डायगोनल बनेंगे? देखो भाई, मान लीजिए n 4 है, कोऑर्डिनेटर में 4 होते हैं ना, साइड्स 4 होते हैं ना, तो कितने डायगोनल बनेंगे? आपने बोला 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? तुमने बोला 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो अगर तुम्हारे n 4 हो गए, डायगोनल कितने बनेंगे? 2। मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, ये हेक्सागन है, कितने साइड है? सर 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। इसमें कितने आपके बनेंगे? अब देखो डायगोनल क्या होता है, एक साइड से दूसरे साइड पे, देखो यहाँ से यहाँ पड़ गया, यहाँ से यहाँ पड़ गया। क्लियर हो रहा है? ये भी डायगोनल है। यार इतनी गंदी लाइन बन गई है। ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। हाँ, यहाँ से यहाँ ज्वाइन ऑलरेडी है। हाँ, और ये भी डायगोनल है। यानी एक ही साइड से कितने पढ़ रहे हैं? 4 पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड करना मैं क्या कह रहा हूँ? जरा n का वैल्यू पहले 6 डालो, मैंने एक ही साइड से खाली अभी दिखाया। n का वैल्यू 6 डालो, ये कितना आएगा? तुमने बोला 6 इंटू 6 माइनस 3, कितना हुआ? 6 माइनस 3 इज 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया तुम्हारा? तुमने बोला 9 डायगोनल्स आ गए। कितने डायगोनल आ गए? 9 डायगोनल आ गए। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, आपने बोला सर 9 डायगोनल आ गए, ये एक और आ गया। हर वर्टिसी दूसरे वर्टिसी से कनेक्टेड होनी चाहिए, ये आ गया। समझे? समझे? हाँ, और कोई बच गया? हाँ, कितने बच गए अभी? कैसे निकालोगे? और डायगोनल कौन सा आ जाएगा? शाबाश 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 एवरीबॉडी, इट इज फॉर यू टू चूज। शाबाश। अरे सर नहीं आ रहा है आप लोगों को, इधर देखो, दूसरे कलर से देखा, क्या यहाँ से यहाँ पड़ जाएगा?
पड़ गया, पड़ गया। हर साइड से देखो, देखो इधर से इधर पड़ गया, इधर से इधर, हर कोने पे देखो। देखो पहले इस वाले कोने को स्टडी करो। आपने बोला इस कोने से इधर भी पड़ गया, इधर भी पड़ गया, इधर भी पड़ गया, और इधर तो है ही, ठीक है। इधर देखो, इस वाले पे जाओ, इधर भी पड़ गया, इधर भी पड़ गया, यहाँ तो नहीं जरूरत है, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ा था, तो ये बन गया दूसरा। क्लियर हुआ? अब जरा सारे चेक करो, सब आगे हो गए, 9 डायगोनल बन गए। एक एक्स्ट्रा है। कौन सा एक्स्ट्रा है? कहां से एक्स्ट्रा है? रेड वाले 2 बना दिए, ये मैंने 3 बना दिए, और मरून वाले 4 बन गए, 9 ही तो आ गए। और कहां से एक्स्ट्रा आएगा? वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये मैंने ये मेरे से गलती हो गई, ये वाला बोल रहे हैं आप। अब मुझे दिख गया, अब मुझे दिख गया। ये कोई फिर कहीं पे मिसिंग होगा। मैं बताता हूँ कौन सा वाला, मैं बताता हूँ कहाँ पे। देखो कैसे देखा करो, देखो कैसे देखा करो। देखो यहाँ से मैंने देखा ना, देखो इस वाले साइड को पहले स्टडी करो, देखो इस वाले साइड को स्टडी करो, देखो ऐसे, देखो ऐसे। ये इस कोने से इस कोने पे एक, इस कोने पे इस कोने दूसरा हो जाएगा, ये बस खत्म। ठीक है, ठीक है, चेक करो आप, देखो इधर देखो, इस कोने से ये गया 1 2 3, है ना, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी डायगोनल बन गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, तुमने इसको टिक मार दिया। मैं बस प्रूफ दे रहा हूँ कि ये है। अब इस वाले पे चला गया मैं, इधर देखो 1 2 3, और कोई बन सकता है? ये देखो 1, ये दूसरा, ये तीसरा बनाया हुआ है सारा मैंने, है ना, और ये वाला तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और ये वाला भी जुड़ा हुआ है। वेरी गुड। अब ऐसे ही तुमने सबको देख लिया, इस वाले को देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। ये देखो 1 2 3, हर जगह 3 3 बन रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? हर जगह 3 3 बन रहे हैं। इधर देखो 1 2, है ना, और ये 3। इधर देखो 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 और 3, खत्म हो गया। अब ठीक है, सारे बताओ कितने आते हैं? डायगोनल कितने होते हैं? n into n minus 3 divided by, is it clear? Is it clear? That's it for today. It's more than enough. मुझे लेना था सर्कुलर परम्यूटेशंस भी, तो जो मैंने आपको बताया था सर्कुलर परम्यूटेशन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल ले लूंगा मैं वो, उसमें कोई मसला नहीं है, वो 5 मिनट का खेल है, ठीक है, तो वो मैं कल करा दूंगा, और कॉम्बिनेशंस को कल कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी उठेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा, जिसने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा होगा उसको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मैं इसका बहुत यूज करूंगा। पहले इंट्रोडक्शन दूंगा को प्रोबेबिलिटी का बेस बनाऊंगा, उसके बाद सारा हमें सिलेक्शन से ही करना है, ठीक है। बताइए कैसा लगा? हाउ वाज द सेशन? डिड यू लाइक दिस और यू डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टूड completely? You should always write it down after the completion of the class. Tell me fast and quickly. My pleasure. Okay, good. My pleasure always. Allah Hafiz Irfan. You understood it. Very good. सारे ऐसे ही लिखा करो, कोई छोटा नहीं हो जाता है लिखने से, because इससे मुझे भी, because I am type of a faculty who is very concerned about each and everybody. You remember this thing completely. मुझे जब तक हर कोई बच्चा नहीं बोलेगा ना कि उसको आ गया समझ, तो मुझे अदरवाइज वो इनकम्प्लीट सा लगता है, इसीलिए मैं सबसे पूछता रहता हूँ, ठीक है। इट इज वेरी इजी फॉर मी टू इग्नोर यू पीपल राइट नाउ, बिकॉज इवन इफ ए क्लास में अगर 10 लोग भी, 3 लोग भी रेस्पॉन्स देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सीधे से सीधे क्या हो जाता है, वो एक टीचर आगे चल सकता है, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। और जाके देखा करें, जब आप इधर उधर भी देखेंगे तब आपको कंपैरेटिव एनालिसिस हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ाई भी करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू ऑल फॉर योर रिस्पॉन्स एंड फॉर मेकिंग दिस सेशन एन इंटरैक्टिव सेशन। इससे मुझे भी मजा आता है।
तो इंशाल्लाह रहमान जितने आने वाले आगे सेशंस आ जाएंगे, कल वाला और अगले वाले 2 प्रोबेबिलिटी के यानी 3 सेशंस, and they will all be good, and keep giving classes, don't rely on recordings. I am telling you again and again, remember this thing, because उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी PNC और प्रोबेबिलिटी में। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इससे पहले कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, या तो खुद पढ़ा होगा या तो कुछ इधर उधर किया होगा, ठीक है, PNC भी और प्रोबेबिलिटी भी, लेकिन उनको दिक्कत आ गई होगी। लेकिन मैं नहीं चाहता इसके आइंदा आपको कभी भी दिक्कत आ जाए ऐसे चैप्टर्स में, ठीक है। रखो अपना ख्याल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।